Hello everyone. Good morning to all of you. I have shared the screen. और अगर आपको sound और screen proper है, then we can proceed for the lecture. Well, if everything is well, so that's great. हम लोग gravitation को आगे बढ़ाएंगे. Gravitation. Let me recap कि अभी तक हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ रखा है. And we will proceeding from where we were. We have understood कि दो particles के बीच का force क्या होता है. So that's popular formula Gm1 m2 upon r square. Very popular, and you must have used n times by now. This is true only for the two particles separated by a distance r. लेकिन अगर कभी आपको दो बॉडीज के बीच का फोर्स कैलकुलेट करना पड़े तो फिर डायरेक्टली इसको कैसे लगाएंगे, अगर लगाएंगे भी, और अदरवाइज हमारे पास क्या ऑप्शन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. सो फिर हम लोगों ने क्या किया कि अगर कोई ऐप मास है तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर हम फील्ड कैलकुलेट करना लर्न करते हैं. और अगर अपने को फील्ड पता चल जाता है तो फोर्स निकालने का हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन आता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू फील्ड. सो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट मास आप प्लेस करोगे, लेट्स से एम मास प्लेस करते हो, सो इस बॉडी की वजह से इस पार्टिकल पर कितना फोर्स एक्ट करेगा वो डायरेक्टली यहाँ से पता चलता है. उसकी वजह से हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड को कैलकुलेट करने को सीखा. And we had a couple of formulas for gravitational field, starting from various points, फिर straight line, circular mass distribution, spherical mass distribution, शीट में भी आपने देखा. तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने क्यों पढ़ा वो आपको अब समझ में आ रहा होगा, बिकॉज फील्ड मिलेगा तो फोर्स मिलेगा. कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अगर आपसे कभी ये पूछते हैं कि ये अपने पास रिंग है, आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया, और सॉल्व ना भी करेंगे तो चलेगा, और यहाँ पर एक पार्टिकल एम दिया गया है, इसका मास दे देगा और इसका आर दे देगा. अब आपसे पूछेगा कि इस पार्टिकल की वजह से रिंग पर कितना फोर्स लग रहा है, बताइए. तो पार्टिकल की वजह से रिंग पर कितना फोर्स लग रहा है इज इक्वल टू कि रिंग की वजह से पार्टिकल पर कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट होते हैं. अगर अपने को पार्टिकल पर कैलकुलेट करना होगा देन लाइफ वुड बी वेरी इजी. आप क्या करोगे कि रिंग का जो फील्ड आता है इस पॉइंट पर उसको कैलकुलेट कर दोगे और फोर्स को क्लेम करोगे कि ये m इंटू ई के बराबर हो जाएगा. In one line you will get your answer of force acting on the particle because of the ring. अगर उसने रिंग पर पूछा है देन यू से कि सेम अमाउंट का रिंग पर भी लगेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन टू वर्ड्स हो जाएगी. क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव होता है इसलिए टू वर्ड्स पार्टिकल हो जाएगा. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है. सो उसी आइडिया को हम लोग एक्सटेंड करके यूज करके हम अपने आंसर्स को दे सकते हैं. देन आफ्टर वी हैड अ कपल ऑफ फील्ड फॉर्मूलाज, वो मैं आपको रिकॉल नहीं कराता हूँ, वो आपके नोट्स बुक में लिखे होंगे, उनको याद रखना. इसी फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए एक और रिसेंटली अपन लोगों ने मेथड लर्न किया जिसको गॉस लॉ बोला गया. गॉस लॉ का पर्पस होता है फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, और कई बार इससे हम लोग फील्ड का कैलकुलेशन भी करते हैं. सो इंटीग्रेशन साउंड भी आ रहा है या फिर डिस्टर्बेंस है कुछ? आप लोग सुन पा रहे हैं? ओके. सो हाँ, मैं इसी को कैरी करता. ई डॉट डी एस, इस पर आपने कई सारे नए पॉइंट्स लर्न किए. एक तो ये पॉइंट लर्न किया कि ये इंटीग्रेशन में सर्कल बनाते हैं तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, इसके लिमिट्स क्लोज्ड होता है. दूसरा आपने ये लर्न किया कि डीएस क्या होता है, एरिया वेक्टर. दैट मींस हम लोग एरिया को वेक्टर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, स्मॉल एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, एंड उसकी डायरेक्शन हम पता करते हैं. हाउ टू गेट द डायरेक्शन परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड. This came out to be as per the law minus 4 pi g m inside और m enclosed. राइट हैंड साइड में जो जो क्रक्स पॉइंट है वो ये है कि जो मास है ना, दैट मास हैज टू बी मास इनसाइड द सरफेस.
कौन सा सरफेस? जिस सरफेस पर आप इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हो। एंड आई टोल्ड यू कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ये जो मास है वो कौन सा यूज करते हो, तो आप बोलोगे इनसाइड वाला यूज करते हो। फील्ड कौन सा आता है? फील्ड ड्यू टू ऑल मासेस। दिस इज ड्यू टू ऑल मासेस वेदर दे आर इनसाइड और आउटसाइड। ये सब आपने पढ़ा है, आई एम जस्ट रिकैपिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और उनको आप याद भी रखोगे, आपके इससे रिवीजन भी हो जाएगा। इसके बेसिस पर हम लोग इसको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, इसकी वैलिडिटी ऑल एवरीवेयर होती है, लेकिन सिमेट्रिकल केसेस में हम इसको इंटीग्रेट कर पाते हैं इजीली। तो आपने समझा था। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, अगेन वेक्टर्स मैथ से रिलेटेड है और इस फॉर्मूले से रिलेटेड है, और इस तरह का एग्जाम में फ्रेम करके आपसे पूछ सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपको लेट मी राइट एज एग्जांपल सो दैट यू कैन मेक नोट्स। अगर आपसे कहता है इफ ये जो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, इसकी वैल्यू 0 है, देन सपोज कर लीजिए आपको बोला जाता है कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस विद इन द क्लोज्ड सरफेस इज केम आउट टू बी 0। तो हम इससे क्या क्या बोल सकते हैं? जैसे ऑप्शन ए, फील्ड इज इक्वल टू 0। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से फील्ड 0 आने वाली है? या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि फील्ड और डीएस आपस में परपेंडिकुलर होंगे? या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि मे बी ए और बी और बोथ, और वी विल से कि ए एंड बी बोथ। सो यू जस्ट थिंक एंड ट्राई टू आंसर। अगर आपको बोला जाता है ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन विद इन द क्लोज सरफेस इज 0, व्हाट यू कैन क्लेम? क्या आप ए ऑप्शन को क्लेम कर पाएंगे डायरेक्टली, या बी को डायरेक्टली क्लेम कर पाएंगे, या फिर सी जैसा कुछ बोलेंगे, या फिर डी जैसा कुछ बोलेंगे? सो आंसर्स में आई एम गेटिंग सी, ए, बी, सी। सो यहाँ पर केयरफुल रहना है, इसलिए मैं क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपको यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। वी शुड नॉट बी ट्रैप्ड। देखो, अगर ये इंटीग्रेशन 0 जा रहे हैं, तो इससे क्या ई इक्वल टू 0 हम डेफिनेटली बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ई की वैल्यू 0 हो, ऐसा हो सकता है कि ई की वैल्यू नॉन 0 भी हो, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अपना पर्पस क्या है कि इसको 0 करना है। ऐसा भी हो सकता है कि ई और डीएस हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ई और डीएस परपेंडिकुलर ना भी हो। सो पॉइंट इज कि दिस मे बी, मे नॉट बी, दिस मे बी, मे नॉट बी। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हो, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। सो दे ऑल आर इन पॉसिबिलिटी, नथिंग इन कंक्लूजन। सो अब बोलेंगे कि ए भी हो सकता है, यस हो सकता है, बी भी हो सकता है, यस हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सो सी ऑप्शन अप्रोप्रिएट लग रहा है, हम लोग सी को मार्क करेंगे। ये मैंने काफी लिबरल ऑप्शंस बनाए थे, थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड बना सकता था। तो वो ऐसा बोलेगा कि अगर दिस इज देयर, देन कैन वी से कि इसका मतलब है ई इक्वल टू 0। ऐसा बोलेगा। क्या इसका मतलब ये है? हम बोलेंगे जरूरी नहीं है। यस तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ई नॉन जीरो हो और ये आपस में परपेंडिकुलर चल रहा हो, तब भी 0 हो सकता है। ऐसा भी केस हो सकता है कि परपेंडिकुलर ना भी हो, ई 0 ना भी हो, तब भी ये 0 हो जाएगा। उसके लिए अपने को सोचना पड़ेगा कि कोई ऐसा केस हो सकता है कि हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप देखो कि अगर आपने ये सरफेस लिया,
और आपने मास यहाँ पे रखा, अंदर मास रखा ही नहीं, तो आप देखोगे कि इसके हर एक पॉइंट पर फील्ड आएगी। यहाँ पर फील्ड देखोगे, फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी। अगर आप यहाँ पे डीएस देखोगे, डीएस की डायरेक्शन इधर आएगी। तो ना तो फील्ड जीरो है, ना ई और डीएस परपेंडिकुलर है, इसके बावजूद भी इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, जीरो आएगा। एग्जैक्टली। सो पॉइंट इज, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। अगर ये ट्रू है तो फिर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि ई जीरो, ऐसा हो सकता है ई जीरो ना भी हो, ऐसा हो सकता है दे आर परपेंडिकुलर, ऐसा भी हो सकता है दे आर नॉट परपेंडिकुलर, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों दोनों केसेस ना हो, फिर भी अपने को जीरो मिल सकता है। तो वहां पर अपने को ख्याल रखना होगा। इजी कैसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपसे ऐसा बोलता है कि अगर ई जीरो है तो क्या ये जीरो होगा, डेफिनेटली। अगर ई जीरो है तो आप ई को जीरो रख दोगे तो इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या ये इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, यस हो जाएगा। सो इनके वैल्यू होने से ये हो जाता है, बट अदरवाइज जाने पे अपने को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। वी नीड टू टेक केयर ऑफ कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उसके बेसिस पे अपने को आंसर करना है। आई होप यू गॉट द पॉइंट जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। दिस जीरो मीन्स सो मेनी पॉसिबिलिटीज। गुड। सो ये हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा, उसके बेसिस पर कुछ फील्ड्स का कैलकुलेशन किया, और पर्टिकुलरली सॉलिड और हॉलो स्फीयर्स को लेकर के। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई रिमेम्बर देयर वाज अ होमवर्क प्रॉब्लम, लोगों ने अगर ट्राई किया हो तो पहले हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी पर आते हैं। सॉल्व करने से आपको कई सारे आइडियाज लगेंगे कि हम इस गॉस लॉ या फिर किसी भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास केस में हम कैसे फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा एडवांस टाइप का वर्जन है, सो वी नीड टू कैच दैट। सो लेट्स से कुछ ऐसा बोला था, अपने पास ये स्फीयर है एंड इट गॉट इट्स रेडियस कैपिटल आर। उसके मास के बारे में नहीं बताया था, ये बोला था कि ये सॉलिड है, स्फीयर है। also आपको कुछ डेंसिटी दिया गया होगा, रो इज इक्वल टू इट्स लाइक फंक्शन ऑफ आर। सिंप्लिसिटी का अगर सिंपलेस्ट केस दिया होगा तो रो नॉट आर दिया होगा। और भी कई सारे केस हो सकते हैं, हम लोग आर की पावर 1 लगाए, 2 लगाए, 3 लगाए, रूट लगाए और समथिंग लाइक। मोस्ट लाइकली जो एग्जाम में पूछेगा वो इसी लीनियर केस का पहले पूछेगा, उसके बाद हायर पावर पे जाएगा। सो अगर हमको ये पता रहेगा तो आइडियाज तो एटलीस्ट रहेंगे। ना जब आप इसकी फील्ड इनसाइड और आउटसाइड कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको इसका मास लगने वाला है, और मास अपने को पता नहीं है, तो हम लोग मास के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मास कैलकुलेट करेंगे। सिंस हम लोग जानते हैं कि स्मॉल मास अगर हम 3 डायमेंशन में लेते हैं तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखा जाता है। सो अगर हम मास को कैलकुलेट करेंगे तो इंटीग्रेशन डीएम करना चाहिए। इंटीग्रेशन डीएम का मतलब हुआ रो इनटू डीवी। डीवी का मीनिंग हुआ कि आप आर डिस्टेंस पे जाओ, एक डीआर का स्फेरिकल शेल लो और उसको फिर इंटीग्रेट करो। उसका डीवी क्या होता है वो अपने को पता रहता है। सो वी कुड राइट कि रो की वैल्यू अपने को रो नॉट इनटू आर दिया गया है, and dv for this spherical distribution 4 pi small r square dr होता है। when you check this calculation or carry it forward then you'll find कि आएगा ये 4 pi rho naught, and then within integration you'll find it's going to be like r cube dr. नाउ कौन सा मास निकालना है ये आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर आप कंप्लीट मास निकालना चाहते हो तो जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर दो, टोटल मास आ जाएगा। अगर आप किसी आर रेडियस तक का मास निकालना चाहते हो तो इसको हम स्मॉल आर तक इंटीग्रेट कर देंगे तब भी चलेगा। तो लेट्स से आई एम इंटीग्रेटिंग फ्रॉम जीरो टू स्मॉलर रेडियस। स्मॉलर रेडियस से इंटीग्रेट करने से अपने को फायदा क्या होगा, किसी भी रेडियस का मास अपने को पता रहेगा। फिर स्मॉल आर को अगर कैपिटल आर रिप्लेस करोगे देन यू विल गेट द टोटल मास। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। इफ यू आर, तो अपने को ये पता चलेगा दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इसका आ जाएगा आंसर r रेस्ट पावर 4/4 and this 4 will get cancelled out. If I write directly it becomes pi rho naught r raised to power 4 m. This is going to be the mass inside any radius r. और अगर आपको टोटल मास चाहिए, so what we are going to write total mass,
let's call it as a capital M. So that's going to be pi rho naught capital R raised to power 4. So that's total mass. पहली कैलकुलेशन अपनी ये रहेगी किसी भी रेडियस के लिए अपने को मास लगने वाला है. Now we need to calculate the field inside. Inside का मतलब होगा R less than capital R. So you take any spherical this element और Gaussian surface जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा एक Gaussian surface लेंगे R radius का inside पर, और यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे कि कितना E डॉट ds आने वाला है. देन you'll find कि फील्ड हमेशा सेंटर की तरफ रहेगी और ds रेडियली आउटवर्ड रहेगा स्फेरिकल के. जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेट मी राइट इन दैट मैनर, कि जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इंटीग्रेशन E डॉट ds. उसकी वैल्यू आ जाएगी, अपोजिट है सो cos, ये डॉट प्रोडक्ट होता है और डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, यहाँ पे cos 180 आएगा, cos 180 नेगेटिव आता है तो ये माइनस आएगा E ds. फिर आप बोलोगे कि ये सिमेट्रिकल है तो यहाँ पर जो भी फील्ड रही होगी यूनिफॉर्म रही होगी, सेम रही होगी, उसको आप बाहर निकाल सकते हो. तो आएगा इंटीग्रेशन ds. इस गॉसियन सरफेस का, क्लोज सरफेस का जो एरिया आएगा, सरफेस एरिया, दैट इज गोइंग टू बी अप्लाइड. सो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर. मोस्ट ऑफ द स्फेरिकल केसेस में आपने देखा था यही फॉर्मूला निकलता है लेफ्ट हैंड साइड का, e माइनस e 4 पाई r स्क्वायर. नाउ देन यू विल गो फॉर द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड पर आप जाओगे तो आपको लिखना होगा माइनस 4 पाई g मास इनसाइड. स्मॉल r रेडियस, इसको हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं. मास इनसाइड व्हिच इज पाई दिस नंबर rho naught r raised to power 4. देन यू से कि इन दोनों को इक्वेट करना है, इक्वेट करते हैं. देन you'll find minus e into 4 pi r square is equal to minus 4 pi capital G pi rho naught r raised to power 4. And after simplification you'll find कि जो e की वैल्यू आ रही है that comes out to be 4 pi cancel हो गया, r square cancel हो गया, so it's going to like G rho naught r square. Is that G बचेगा आपके पास, रो नॉट बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा 4 पाई, या 2 पाई कहाँ से आ गया, 1 पाई इसके साथ था. ओके, सो 1 पाई भी सरवाइव करेगा. देयर ओनली पाई एज वेल. नाउ दिस इज गोइंग टू बी द फील्ड इनसाइड. एक बार जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था, उसने रो नॉट आर लिखा था और आपसे पूछा था कि जो इनसाइड वाला फील्ड होगा वो आर की कौन सी पावर पे जाएगा. तो उसने पूछा कि इनसाइड की फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर रेज्ड टू पावर एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन. इंटीजर टाइप पे था. तो अब देखोगे कि अगर यहाँ पर डेंसिटी हमारा किस आर पे जा रहा है वो डिसाइड करने वाला है. उसके बेसिस पे मास की पावर, मास आर पे कौन सी पावर पर डिपेंड करेगा वो पता चलेगा. फिर फील्ड कौन सी पावर पर जाएगा वो पता चलेगा. तो यहाँ पर एन की वैल्यू अपने को 2 मिल जाएगी. किसी का आंसर ये आया था इनसाइड के लिए, इन केस यू ट्राइड वेल एंड फॉलोड द सेम स्टेप. ओके, आंसर है परफेक्ट. और अगर आपको इसमें किसी स्टेप पे इशू आ रहा है तो स्टेप आप जरूर पूछ सकते हो. थोड़ा सा चैलेंजिंग है. कई लोगों का आंसर है दैट्स गुड. तृप्ति, प्रदम, देवांग. अपने क्वेश्चन भी पूछा है डायरेक्टली E इक्वल टू GM by R स्क्वायर कैन बी यूज्ड हियर. डायरेक्टली GM अपॉन R स्क्वायर आप आउटसाइड के लिए यूज कर सकते हो, इनसाइड के लिए नहीं, क्योंकि इनसाइड के लिए फिर अपने को m का मतलब समझ के रखना पड़ेगा. आप चाहो तो इस तरह से याद रख सकते हो कि m का मतलब इनसाइड वाला मास होगा तो फिर वो जम जाएगा. तो अगर आप ऐसा याद रखते E इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर, देन यू रिमेंबर कि m कौन सा है, इनसाइड वाला, तो फिर m ये रख दोगे तो अपने आप यही आंसर आ जाएगा. और आउटसाइड के लिए ये वाला रख दोगे तब आंसर आ जाएगा. हाँ, सो मास का ख्याल रखना है. वेंकटेश का भी आंसर आया था परफेक्ट. सो बाकी लोग
वो समझ सकते हैं कि क्या जा रहा है। और आप चाहो तो इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जैसा अभी बताया इन्होंने कि अब इन विदाउट प्लेसिंग द मास, जब भी गॉस लॉ लगाओगे तो ये टर्म आएगा और ये टर्म आएगा, दोनों को इक्वेट करोगे तो फॉर्मूला डायरेक्टली हमारे पास ऐसा आ जा रहा है, E इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। अब ये ट्रू होगा इनसाइड के लिए भी एज वेल एज आउटसाइड के लिए भी। जब इनसाइड के लिए लगा रहे होंगे तो अपने को ध्यान देना होगा, ये मास कौन सा लिखेंगे, टोटल मास नहीं लिखेंगे, केवल आर रेडियस का लिखेंगे, स्मॉल आर रेडियस का। तो इस एम को यहाँ पर डंप कर देंगे तो इनसाइड का निकल के आ जाएगा। आउटसाइड का कैलकुलेट करेंगे तो आउटसाइड के जो गॉसियन सरफेस होगा उसके अंदर कितना मास आएगा, वो टोटल मास आ जाएगा। तो टोटल मास रख देंगे तो अपने को बाहर का फील्ड पता चल जाएगा। तो इनसाइड और आउटसाइड में यही फॉर्मूला चल रहा होता है, बस मास की वैल्यू बदलती रहती है, जिसको हम लोगों ने ऐसे कैलकुलेट किया। अब आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हो, हमको आउटसाइड कैलकुलेट करना होता है तो बहुत इजी था हमारे लिए। आउटसाइड, आउटसाइड के लिए हम लोग बोलेंगे कि ई की जो वैल्यू आएगी वो जी मास इनक्लोज डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जब हम आउटसाइड गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो टोटल मास इनक्लोज आएगा, टोटल मास हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा जी पाई रो नॉट आर रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आप पाओगे कि आउटसाइड का जो फील्ड आएगा ना वो 1 अपॉन आर स्क्वायर से जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम आउटसाइड जाएंगे तो जितना भी मास आएगा वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, वो तो नहीं बदलेगा, उसकी डेंसिटी बदली होगी, जो भी हुआ होगा, सो अल्टीमेटली टोटल मास विल रिमेन द सेम और दैट विल हैव अ पर्टिकुलर वैल्यू। तो ये जो r है ना, इस r पर ये 1 अपॉन आर स्क्वायर पे जाता है। तो आउटसाइड विल बी 1 अपॉन आर स्क्वायर इन ऑल केसेस, इनसाइड इट विल चेंज। कभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आएगा, कभी r स्क्वायर आएगा, कभी r क्यू आएगा, वो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। आपको पता होगा यूनिफॉर्म सॉलिड केस में यहाँ पर r आता है, जी एम आर बाई कैपिटल आर क्यूब, यहाँ पर आर स्क्वायर आता है। ये पावर्स हमारे लिए मैटर करती है। पावर्स को कई तरह से आपसे पूछता है, आपसे ऐसा पूछ सकता था, बिल्कुल पूछ सकता है कि लाइक ये सब ना पूछ करके आपसे बोलेगा कि इसका ग्राफ बताइए, ई वर्सेस आर ग्राफ कैसा नजर आएगा, 4 ऑप्शन देगा। अट्रैक्टिव है सो नीचे बनाएंगे, ई वर्सेस आर कैसा दिखने वाला है। तो अपने को क्या करना है, अपने को बस वो ख्याल रखना है कि एक तो आर रेडियस के अंदर क्या चल रहा है, आर रेडियस के बाहर क्या चल रहा है। बाहर 1 अपॉन आर स्क्वायर से जाएगा तो इसको 1 किसी एक वैल्यू से स्टार्ट करेगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर से कुछ ऐसा जाएगा, जैसा अपना सॉलिड स्फीयर्स का, पॉइंट का या फिर स्फेरिकल शेल का जा रहा था एग्जैक्टली। क्रिटिकल पॉइंट विल बी कि इनसाइड में कैसा चलता है। तो इनसाइड में वो क्या करेगा, एक बार ऐसा लाइन बनाएगा, फिर एक बार ऐसा लाइन बनाएगा, फिर एक बार कुछ ऐसा बनाएगा, कुछ ऐसा बनाएगा, कई सारे फॉर्म्स बनाएगा और बताएगा कि कौन सा ट्रू है। सो आपको देखना होगा कि इनसाइड में ये क्या कर रहा है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर पैराबोला होता है और माइनस आर स्क्वायर टाइप का है ये, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस लगाओगे आप, निगेटिव है, तो 0 से स्टार्ट करेगा और फिर चेक करोगे क्या ये दोनों वैल्यूज बाउंड्री पे मैच कर रही हैं, आप पाओगे कंटिन्यूअस होगी, मैच करेगा। स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर दोनों पे रख करके चेक कीजिए। तो जब इस पे रखोगे तो ये बनेगा पाई जी रो नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, ये भी बनेगा पाई जी रो नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। इसका मतलब कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स यहाँ पर भी आएगा, तो 0 से स्टार्ट करेगा, यहाँ पर आएगा। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि पैराबोला होगा, इस तरह से आएगा या फिर इस तरह से आएगा। तो आप देखोगे माइनस आर स्क्वायर बनेगा तो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होगा, तो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला ऐसा एक ऑप्शन आएगा, उसको लगा देंगे। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको इस तरह से दिया जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, अपवर्ड ओपनिंग, माइनस आर स्क्वायर डाउन साइड आ जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज बोलेगा तो इसको अप साइड प्लॉट कर देंगे। तो ये ग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आप हॉरिजॉन्टल वाला हटा देंगे, स्ट्रेट लाइन वाला हटा देंगे, नीचे से आ रहा होगा उसको हटा देंगे, ये वाले को एक्सेप्ट कर देंगे। एक दो बार उसने ग्राफ के फॉर्म में पूछा, एक दो बार उसने पावर के फॉर्म में पूछा, इसका मतलब इस तरह से वो आपसे बात करता है। ओके, सो इफ यू गॉट इट, अपना पर्पस फुलफिल हो गया और इसको भी आप यूज करके बता सकते हो। इफ ऑल इज ओके देन वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड और नए पॉइंट्स को लर्न करते हैं। तो आई जस्ट रिकैप्ड कि हम लोगों ने फोर्स पढ़ा, फील्ड पढ़ा, गॉस लॉ पढ़ा, उसके साथ साथ फील्ड की कुछ और भी टर्म्स थे, फ्लक्स जैसा टर्म यूज किया था, तो फ्लक्स ईडीएस होता है। यहाँ पर हम लोग इस पर सर्कल नहीं लगाते हैं,
अगर क्लोज से निकालना होगा तो सर्कल लगाएंगे, नहीं क्लोज होगा तो सर्कल जरूरी नहीं है। और ये क्लोज से फ्लक्स हुआ तो ये हो गया। फील्ड लाइंस के बारे में भी एक आइडिया लिया, अपने लिए काफी है। इतना समझने के बाद कोई भी क्वेश्चन ग्रेविटेशन का बियॉन्ड नहीं निकलेगा अपने नॉलेज से, क्योंकि फ्लक्स या फिर गॉस से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट हेडिंग वी कैन हैव gravitational potential energy. Gravitational potential energy. सर Yes. सर हमने अभी तक क्या क्या किया है सर? वो मेरा डिवाइस बार बार एग्जिट हो रहा था सर क्लास से, डिवाइस इशू दे रहा था। Okay, so मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ अभी क्या क्या किया। यू वॉच अगर सब कुछ सही वर्क कर रहा हो। आई जस्ट रिकैप की क्लासेस में व्हाट वी डिड इन ग्रेविटेशन, न्यूटन्स फॉर्मूला, फील्ड कैलकुलेशंस कैसे किया था, गॉस लॉ क्या था उसको एक बार हाईलाइट किया। यस देन सर। वी हैड दिस एग्जांपल कि ई डॉट डी एस का जीरो होने के क्या मीनिंग्स होते हैं, और फिर ये आपका होमवर्क का सोल्यूशन हुआ है। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो ये सारा आपके पास रिटन में मिलेगा, तो आप उसको देख लेना। और बेसिकली आगे अभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द फर्स्ट न्यू टॉपिक फ्रॉम टुडे। ओके, ओके आपको इस हेडिंग को देखने के बाद कुछ ऐसा लगा होगा कि सर ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। यस, हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि जब वर्क एनर्जी हम लोग पढ़ रहे थे तो ऐसा बोला था ये ग्राउंड है, ये पार्टिकल है, मास का है, इसकी हाइट h है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है ग्रेविटेशन की mgh। और ऊपर जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, डाउन साइड आता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। सो वी नो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देन यू विल आस्क लाइक कि व्हाई वी आर अगेन स्टडीइंग इट। तो रीजन वही होगा कि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पहले से जानते थे। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग mg लिखा करते थे। फिर हम लोगों ने ग्रेविटेशन फोर्स को डिटेल में समझा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो mg था जिसमें g अर्थ का था, तो अर्थ को पार्टिकल के इंटरेक्शंस को हम लोग डायरेक्टली यूज करते थे। नाउ वी नो कि दो पार्टिकल्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो वी आर बेसिकली गोइंग इनटू स्पेसिफिक डिटेल्स कि ये जो फॉर्मूला कैसे आया और उसके इनसाइड पे क्या चला। और अगर अर्थ के लिए यूज करना होगा देन वी विल यूजिंग एज mg। अगर और कोई किसी और पार्टिकल्स के लिए यूज करना होगा जैसे रिंग और पार्टिकल के बीच में, तो इसको हम लोग mg नहीं लगाएंगे, यहाँ पर m इंटू ई लगाएंगे, और ई हम एक अलग तरीके से लिखने वाले हैं। सेम लॉजिक यहाँ पर है। वहां पर जो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लर्न किया था दैट वाज बिटवीन अर्थ और पार्टिकल। तो अर्थ और पार्टिकल का इंटरेक्शन चल रहा था। अब सिंस हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हो m1 और m2, अर्थ नहीं है, और इन दोनों के इंटरेक्शन की एनर्जी हमको पता करनी हो कि इन दोनों के पास कितना एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसको हम लोग mgh से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि h का मतलब क्या समझेंगे और m किसका मास लिखेंगे, तो दैट वोंट वर्क हियर। सो दैट मींस वी आर गोइंग इनटू डिटेल इन डेप्थ एंड ट्राई टू लर्न कि किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में क्या चल रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी का ओरिजिनल फॉर्मूला था, एक ब्रॉडर फॉर्मूला बताया था, यस, इंटीग्रेशन एंड ऑल। सो वो फॉर्मूला हमेशा ट्रू होता है, और वहीं से हम लोगों ने mgh निकाला भी है। सो जब कभी हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा देन वी विल स्टार्ट लाइक दिस कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और फॉर दैट मैटर एनी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ये जनरल फॉर्मूला है, दैट मींस इट्स ऑलवेज ट्रू। जब कभी हमको पोटेंशियल एनर्जी किसी की भी निकालनी होगी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में, हम लोग इसको डायरेक्टली यूज करना स्टार्ट करेंगे। और कंजर्वेटिव वर्क डन लाइक या तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो अगर अपने को कैलकुलेट करना होगा डेल्टा यू, देन वी विल से इट्स गोइंग टू लाइक इंटीग्रेशन विद नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इनटू dr। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट वी नो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है, g m1 m2 अपॉन r। उसके बेसिस पर उसको इंटीग्रेट करेंगे। जब कभी आपको चेंज निकालना होगा तो आपको किसी एक लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन तक लेके जाना होगा, फ्रॉम वन लोकेशन टू एनी अनदर लोकेशन। सो अगर हम जनरल फॉर्मेट में लिखें, सो वी कुड राइट लाइक कि
फाइनल लेट्स से फाइनल पोजीशन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी U2 है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U1 है, डेल्टा U का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. So this must be equal to integration from initial to final. और लेट्स से अपने पास कोई मास था, मैं जनरल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखता है ये मास था, और यहाँ से आप r डिस्टेंस पर एक दूसरे मास को लेकर के चल रहे हो. सो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स F, क्या उसकी वैल्यू m इंटू ई के बराबर आने वाली है. सो F इज गोइंग टू बी m इंटू ई एज पर द फॉर्मूला. सो F को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. दैट्स गोइंग टू बी लाइक m इंटू ई डॉट dr. देन विल फाइंड कि इस m को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, वो तो कांस्टेंट आने वाला है, और ये आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 e डॉट dr. सर F को ME क्यों लिखा है? क्योंकि हम लोगों ने E को इस तरह से डिफाइन किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द मास एंड द फील्ड एट दिस लोकेशन बिकॉज ऑफ दिस मास. अब सिंस ये कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अपने को इन दोनों के बीच में कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो पता करने के लिए इसकी फील्ड की जरूरत पड़ेगी. इट्स जस्ट लाइक वी हैड हियर F is equal to m into E. So gravitational force is always mass into the gravitational field where that mass is placed. और इसी को हम लोगों ने वहां पर भी लिखा था, याद हो आपको, फील्ड डिफाइन करने के लिए फोर्स पर यूनिट मास होता है. दिस इज हाउ द फील्ड वाज डिफाइंड. तो हमेशा ट्रू होता है F इक्वल टू एम ई. अगर m तो देन यू फाइंड कि ये जो नंबर है, अगर अपने को ये नंबर पता चल जाता है तो हमको पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पता चल जाएगा. इस नंबर को हम लोग दूसरे नाम से बुलाना स्टार्ट कर देते हैं. वी कॉल दिस नंबर एज अ पोटेंशियल. इसको हम डेल्टा V से बोलते हैं, और डेल्टा V इज अ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ एक और टर्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. और एक पॉइंट समझ में आ गया कि अगर हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का चेंज पता चलता है तो हम पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बता सकते हैं. सो जस्ट लाइक कि F और E में एक रिलेशन होता है, उसी तरह से एक और रिलेशन अपने को पता चला कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू चेंज इन पोटेंशियल. पोटेंशियल को V से लिखा जाता है. इतना कॉपी कीजिए. इसके बाद हम पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे. फिर पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपली मास से मल्टीप्लाई कर देंगे. So from here we will get a formula for potential energy calculation. उसके लिए ये इंटीग्रेशन अपने को समझना पड़ेगा. ओके, आपने समझ लिया होगा, और नोट्स तो आपको मिल जाएंगे इसके PDF. तो कैरी फॉरवर्ड करते हैं. तो हम भी एक हेडिंग डाल देते हैं. पोटेंशियल एनर्जी पे थोड़ा लेट से आएंगे. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हेडिंग लिख लेते हैं. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. अगर आप फर्स्ट टाइम ये टर्म्स लर्न कर रहे हो तो अपने को याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ डिफरेंट थिंग, पोटेंशियल इज अ डिफरेंट थिंग. और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है जिस तरह से F और E के रिलेशन में मास आता है, तो सिमिलर टाइप का एक इक्वेशन है. अगर हमको पोटेंशियल पता चल जाएगा, अगर अपने को पोटेंशियल पता चल जाएगा तो मास से मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर लेंगे. एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरह से आपको फील्ड पता चल गया तो मास से मल्टीप्लाई करके हम फोर्स बता देते हैं. सो कई बार इस पोटेंशियल को फील्ड भी कहते हैं. ये जो E है इसको बोलते हैं वेक्टर फील्ड क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होती है. इसको बोलते हैं स्केलर फील्ड क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है. एनर्जी की बात कर रहा है, इसका मतलब वो डायरेक्शन ले सकता है. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में कुछ पॉइंट्स लाइक दिस इज स्केलर
क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। इसको कई बार हम लोग स्केलर फील्ड के नाम से बुलाते हैं। इसको ग्रेविटेशनल फील्ड का वेक्टर वर्जन है, ये स्केलर वर्जन है। और कैसे डिफाइन किया गया, अभी आपने देखा कि चेंज इन पोटेंशियल, दैट मींस पोटेंशियल ऑफ 0.2 माइनस पोटेंशियल ऑफ 0.1, दिस केम आउट टू माइनस इंटीग्रेशन। ये जनरल फॉर्मूला लिखा है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे लेटर ऑन। जब कभी कोई नया केस आएगा तो हम उसको इस तरह से डील कर रहे होंगे। सो दैट्स द फॉर्मूला, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। कहां से बारो किया गया, ई डॉट डी आर फ्रॉम 1 to 2 पॉइंट। अब देखो यहाँ पे ई डॉट डी आर है, फ्लक्स में ds था, मिक्स नहीं करना है। ये जो इंटीग्रेशन चल डी आर पर लेंथ, और फ्लक्स पे जो ds आ रहा था वो सरफेस था, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। ये अपना यूजुअल बिजनेस है। अब इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, अब अपने को ई के बारे में पता रहा होगा, dr के बारे में हम dr से इसको डॉट करेंगे, पहले तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक, जो भी आएगा उसका अपना आंसर बता देंगे। तो जब कभी अपने को फील्ड पता होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, पोटेंशियल पूछा जाएगा, इसको यूज कर लेंगे, अपने को पोटेंशियल के बारे में पता चलता है। अब हम बेसिक केस के लिए सॉल्व करते हैं और फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो लेट्स से कि potential due to a point mass, so potential हेडिंग जैसे बोल देते हैं, gravitational potential due to a point mass। सबसे सिंपलेस्ट मास अपने पास जो होगा वो पॉइंट मास होगा, फिर लाइन, फिर सर्कल, फिर ये बहुत सारे जो ज्योमेट्रीज होते हैं। तो इजीएस्ट के लिए पहले सॉल्व करते हैं। लेट्स अपने पास ये पॉइंट मास है और इसकी वजह से अपने को पोटेंशियल निकालना है या फिर पोटेंशियल चेंज निकालना है। तो अपने को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटर वुड बी कि हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं आर डिस्टेंस पर। तो यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल लगेगा। लेकिन अपने पास जो फॉर्मूला है वो तो पोटेंशियल डिफरेंस का है, तो किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक जाना होता है। तो सिंस डिफरेंस अपने को लग रहा है, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रेफरेंस लेते हैं। और आपको पता होगा जब पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, ग्रेविटी, हम लोगों ने वर्क एनर्जी में पढ़ा था, तो एक रेफरेंस लेते हैं। तो ग्रेविटी में जो हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो पकड़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो पकड़ते हैं, वो इनफाइनाइट की पकड़ते हैं। सो यहाँ पे एक पॉइंट मैं लिख देता हूँ, इन्फिनिटी। सर ये नहीं समझा। नहीं समझा, चलेगा, अभी मैं इसको कंप्लीट करता हूँ तो अपने को समझ में आएगा। इन्फिनिटी, फिर इसको रिपीट करता हूँ, इन्फिनिटी इज कंसीडर्ड एज zero potential, zero potential point or location। सो इन्फिनिटी को हम लोग जीरो पोटेंशियल लोकेशन एज्यूम करते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, आप रिलेट कर पाए वो ज्यादा जरूरी है। आपको पता है कि जो हम लोग mgh वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जो हम इसको बोलते हैं कि इसकी हाइट h है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है। तो आपको याद होगा हम लोगों ने एक स्टेटमेंट लिखा था कि अर्थ के सरफेस की पोटेंशियल को जीरो पकड़ते हैं, और उस रेफरेंस के थ्रू, उस जीरो के थ्रू बताते कि ये वैल्यू इतनी है। तो जब कभी अपने को पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है तो अपने को एक जीरो रेफरेंस पकड़ना पड़ता है, क्योंकि हम हमेशा चेंज की बात करते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोगों ने इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा था। वहां पर भी देखा था, अगर आपको रिकॉल करा तो स्प्रिंग केस में हम लोगों ने बात किया था कि जब अपनी मीन पोजीशन पर होता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हम लोग पकड़ते हैं। फिर किसी पॉइंट की लोकेशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी आती है उसका नाम होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो दिस हाफ के एक्स स्क्वायर इज एक्स्ट्रा with respect to mean position।
सेम स्टोरी को हमको यहाँ पे कैरी करना है, तो किसी एक पॉइंट को अपने को जीरो रेफरेंस लेना होता है, और ग्रेविटेशन में आप पाओगे इन्फिनिटी इज टेकन एज अ जीरो रेफरेंस। इसका मतलब अगर आप इनफाइनाइट पे चले जाओगे तो उस पॉइंट पर कोई भी पोटेंशियल नहीं आएगा, और वो ऑब्वियस भी है कि अगर इस पॉइंट से हम बहुत दूर चले जाते हैं तो इस पॉइंट का इन्फ्लुएंस कितना आएगा, वहां पर जीरो हो जाएगा, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाएगी, इसका इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, तो उस पॉइंट को हम लोग जीरो पकड़ सकते हैं। सो इस फैक्ट को याद रखते हुए अब हम इसको यूज करना चाहेंगे। तो सिंस अपने को चेंज कैलकुलेट करना है, तो हम इसको इनिशियल को इनफाइनाइट पकड़ लेंगे, फाइनल को पी पॉइंट पकड़ लेंगे। तो हम बोलेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ या फिर पोटेंशियल ऑफ पी पॉइंट आएगा, कैसे लिखने वाले हैं, पोटेंशियल ऑफ पी माइनस पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिटी टू वन। वन इज इनिशियल, टू इज अ फाइनल, टू को पी नाम दिया गया और वन को इन्फिनिटी दिया गया। This is going to be equal to minus from infinity to the point P E dot dr. I'm not doing anything special. I'm just writing numbers, 1 और 2 को हटा करके P और infinity लिखा गया है। Since ये statement अपने को ये information या assumption अपने को बताता है कि जहां भी V infinity की बात आएगी तो उसको हम zero बोलने वाले हैं, तो V infinity will be taken as a zero। तो आप देखोगे ये V infinity हमारा zero हो गया, तो किसी भी P पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा, किसी भी P पॉइंट का पोटेंशियल विल बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन किस पॉइंट से, इन्फिनिटी पॉइंट से उस P पॉइंट तक E डॉट डी आर। ये थोड़ा मैं डिटेल में बोल रहा हूँ इसलिए सो दैट कि आपको पता चले कि कहाँ से आया है। अदरवाइज इसका जो फॉर्मूला आएगा वो बहुत सिंपल आएगा और उसको हम लोग यूज करना स्टार्ट कर देंगे। बट अगर कोई डेप पे जाकर के आपसे पूछता है कि हाउ वी आर राइटिंग, सो देन वी कैन क्लेम कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस तरह से डिफाइन किया जाता है, उसमें से एक पॉइंट कहाँ गायब हो गया, तो आप बोलोगे उसको रेफरेंस पकड़ लिया गया है। किसको पकड़ा गया रेफरेंस, वन पॉइंट को, जिसको इनफाइनाइट बोला गया, और इस इन्फिनिटी को जीरो माना जाता है, ये अजम्पशन है और कंसीडरेशन वाला पॉइंट है। तो हमारा इनिशियल लिमिट क्या स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, कहाँ तक, जिस पॉइंट तक हम लोग जाना चाहते हैं। यहाँ पर पी पॉइंट का लोकेशन आर है, तो आप यहाँ पर लिमिट आर भी लगा सकते हो, और ई डॉट डी आर करोगे तो अपने को पी पॉइंट का पोटेंशियल मिलता है। ये किसी एक पॉइंट की वजह से हो या फिर बॉडी की वजह से होगा, तब भी वही करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एम का यूज नहीं किया है, तो ये जनरल फॉर्मूला है। अब हम ई कैलकुलेट करने के लिए एम का यूज करना है, तो उसमें एम का रोल और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स लगाएंगे, तो पी पॉइंट का पोटेंशियल आएगा। इन केस यू आर गेटिंग, देन आई कैन इंटीग्रेट, प्रूव इट। और अगर आपको टफ जा रहा है सो लेट मी नो द स्टेप, उसको मैं एक्सप्लेन करता। उसके बाद जो फॉर्मूला आएगा दैट्स क्वाइट सिंपल, यू कैन रिमेंबर दैट फॉर्मूला, और उसके बेसिस पर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी पॉइंट के पोटेंशियल्स निकालने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे डॉट प्रोडक्ट भी चल रहा है, वेक्टर्स भी है, इंटीग्रेशन भी है, डिफरेंशिएशन जैसे टर्म्स भी इन्वॉल्व आ रहे हैं कभी कभी, तो आपको मैथमेटिकली केयरफुल रहना है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद दिस। और इस पी पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकालने का फिर से फिगर यहाँ पे बनाते हैं। तो पॉइंट मास की वजह से चल रहा था, ये पॉइंट मास है में, और एक पॉइंट आपने जो चूज किया है वो यहाँ पर है पी, यहाँ पर अपने को पोटेंशियल लगेगा, और इसका इंटीग्रेशन अपने को इन्फिनिटी से करना है, बहुत दूर था। सो आइडिया क्या है कि आप एक पार्टिकल को आप इन्फिनिटी से चल करके यहाँ तक आएंगे, इन्फिनिटी से चल करके यहाँ तक आते हैं, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ता है, उसी के लिए हम पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। तो कई बार ग्रेविटेशन पोटेंशियल की एक दूसरी डेफिनेशन बुक में लिखी रहती है, और उस डेफिनेशन को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके लिए इसको थोड़ा सा डाउन साइड बना देते हैं, और वो डेफिनेशन भी आपको पता रहेगी, सो दैट यू विल बी एबल टू रिलेट ऐसा क्यों लिखता है। सो how we can write, it's like gravitational potential, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, is defined as work done
per unit mass by external agency. So it's like gravitational potential is defined as work done per unit mass by external agency in bringing that unit mass from infinity to a given point. So किसी भी यूनिट मास को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने में जो एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करता है पर यूनिट मास, उसी को नाम हम पोटेंशियल बोलते हैं। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जो हम लोगों ने ये लिखा है ना, इसी को उसने लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप इसको अगर m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फोर्स बन जाता है, तो ये वर्क डन बनता है। सिंस आपने m से मल्टीप्लाई किया है तो m से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये बन गया वर्क डन डिवाइड बाय मास। बेसिकली ये वर्क पर यूनिट मास होता है। और ये माइनस इसलिए लगाया था क्योंकि आपने कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क लिखा था, और ये हम लोग एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, तो माइनस नहीं लगाना पड़ेगा। सो पोटेंशियल को हम लोग लिखते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी पर यूनिट मास। उसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसी फॉर्मूले में आप कन्वर्ट हो जाओगे, और जो अभी हम लोगों ने उसी फॉर्मूले में कन्वर्ट किया है। और अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो वी स्टार्टेड विद द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और इसीलिए माइनस था। एक्सटर्नल फोर्स में प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, और ये m बाहर निकल के आया तो ये m इंटू डेल्टा भी आ गया। सो और अगर इसको हम m से ओवरऑल m से डिवाइड कर देते हैं तो ये डेल्टा भी बन जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट मास। ओके, अगर उस पॉइंट को आप समझते हो तो हम एक यहाँ पे पॉइंट मास को पकड़ेंगे और इसको स्लोली स्लोली इधर लेकर के आएंगे। ऐसी डेफिनेशन हम लोगों ने शायद पहले लिखी होगी, और अगर नहीं लिखी है तो अभी जरूर आप याद रखिए, जब कभी पोटेंशियल बोला जाता है तो इस तरह से हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। ना प्रूफ कर देते हैं उसको। लेट्स से ये जो पार्टिकल ऑफ m लेकर के आ रहा है वो यहाँ पर था, तो जब यहाँ पर रहा होगा तो इस पे ग्रेविटेशन फोर्स इधर लग रहा होगा, एक्सटर्नल एजेंसी का फोर्स इधर लग रहा होगा, तभी आप उसको स्लो लेकर के आ रहे होगे। वरना अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो स्पीड अप हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। सो कितना पोटेंशियल आएगा, सिंस हम लोग डायरेक्टली जानते हैं तो ये फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं है, और हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसकी जो फील्ड आएगी वो यहाँ पर आएगी, और ये जो फील्ड की वैल्यू आएगी दैट विल बी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। दैट्स व्हाट द फील्ड इज। अगर आर हम इसको जनरल बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के आर को बोल रहे हैं। सो पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा? सो आप बोलोगे पोटेंशियल ऑफ पी पॉइंट इज गोइंग टू बी रिटन एज माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी पॉइंट ई डॉट डी आर। एक बार ये वेक्टर्स भी समझ लीजिए कि कैसे डॉट चलता है, कैसे डी आर का डायरेक्शन आता है, सो दैट यू वोंट बी कंफ्यूजिंग एवर। अब देखो ई को अपने को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सो ई का वेक्टर फॉर्म क्या बनेगा? कैन वी से ई का वेक्टर फॉर्म बनेगा जी द मास कैपिटल अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर था अपना, आर का अपोजिट डायरेक्शन है तो उसको माइनस आर कैप लिख देंगे। नाउ व्हाट अबाउट डी आर वेक्टर? डी आर इज बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ आर, और डिफरेंशिएशन ऑफ आर का मैग्नीट्यूड डी आर होगा, उसकी डायरेक्शन आर की डायरेक्शन में जाएगा तो ये आर कैप हो जाएगा। तो आपको देखो ई का वेक्टर मिला है, डी आर का वेक्टर मिला है। यहाँ पे बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है कि सर वो प्लस कैसे आया, माइनस कैसे आया, अगर कभी वो डिराइव करते हैं तो एज सिंपल एज एनीथिंग, ये पॉइंट है और यहाँ पर अपने को फील्ड निकालना है, ये पॉइंट मास था बेसिकली, तो वहां से उसकी लोकेशन आर मेजर करेंगे, फील्ड को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ यूज करेंगे, और डी आर को आर वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दोगे तो डी आर आ जाता है ना। यहाँ से अगर इन दोनों को आप डॉट करते हो, ई डॉट डी आर, तो डॉट प्रोडक्ट आपको अच्छे से याद होगा, ये बन जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर डी आर, और साथ में चला होगा माइनस आर कैप डॉट आर कैप।
आपको पता होता है कि यूनिट वेक्टर्स सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 आता है, जैसे आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, सो आर कैप डॉट आर कैप 1, तो ये माइनस है इसलिए -1 हो जाएगा. So this turn out to be minus gm upon r square dr. Now you have handled this dot product. और अब आप ऐसा बोल सकते हो कि आपके पास जो पोटेंशियल निकालने का आइडिया आ रहा है, this is going to be equal to minus from infinity to p point e dot dr, which came out to be minus gm upon r square dr. Now this minus and this minus will get settled down. So ये बन जाएगा अपने लिए gm बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आर रेस्ट पावर -2 आएगा, डी आर आएगा, इन्फिनिटी से लेकर के पी पॉइंट तक इंटीग्रेट करना अपने को. इसका इंटीग्रेशन आपको पता होता है, रिमेंबर दिस, एक्स की पावर एन, देन यू व्हाट यू डू कि n+1 और उसी से डिवाइड कर देते हो तो -1 अपॉन आर बचेगा, और यहाँ पर इन्फिनिटी लगाना है, यहाँ पर पी पॉइंट की लोकेशन लगानी है. तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट इज गोइंग टू बी, अब चाहे तो ये माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस जी एम, एक बार लिखेंगे 1 अपॉन लोकेशन ऑफ पॉइंट P माइनस 1 अपॉन लोकेशन ऑफ इन्फिनिटी. 1 अपॉन इन्फिनिटी सभी को पता होगा ये 0 होता है, और ये P पॉइंट की लोकेशन आ गया. तो अपने को एक फॉर्मूला मिल गया, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट. मतलब उस पॉइंट से P पॉइंट की कितना दूरी है, आप चाहो तो उसको R भी लिख सकते हो अल्टीमेटली, अभी मैं RP लिख दे रहा हूँ सो दैट कि P पॉइंट के बारे में पता चल जाए. ये फॉर्मूला बनता है. क्या इस फॉर्मूले को देख करके अपने को समझ में आ रहा है कि ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है. अगर अपने को m मास पता हो, डिस्टेंस पता हो, तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या लिखने वाले हैं, माइनस जी एम अपॉन आर, ये उसका पोटेंशियल हो जाता है. इसका डेरिवेशन करने के लिए ये सारी स्टोरीज बनानी पड़ती है, और वो स्टोरीज अगर अपने को समझता है तो अपने को ये भी समझ में आएगा कि हाउ इट हैज बीन क्रिएटेड. मोस्टली अपने को ये यूज करना पड़ेगा, सब कर सकते हैं. हैव अ ग्लांस, और जो भी स्टेप आपको एक्सप्लेन करना हो, लेट मी नो इफ एट ऑल. Otherwise, we are going to use this formula repeatedly. Okay, seems like you got it. तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ कि क्या क्या हुआ अभी पोटेंशियल को लेकर के. सो पोटेंशियल निकालने के लिए, पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए अपने एक ये फॉर्मूला डिजाइन किया, और ये याद रखेंगे जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये रहता है. फिर किसी पॉइंट पर निकालना चाहोगे तो फिर इनफाइनाइट को अपने को 0 पकड़ना होता है, तो उसके रेफरेंस में फॉर्मूला और सिंप्लीफाई हो जाता है. और एक पॉइंट मास के लिए हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मूले को इंटीग्रेट किया, डॉट प्रोडक्ट पहले पता किया, फिर इसका इंटीग्रेशन, लिमिट्स, फाइनली आया. हाँ, आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि नेगेटिव क्या कर रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव ओवर हियर. सो दिस नेगेटिव सेज अ लॉट. ये कहता है कि ये नेगेटिव सिंबल का मतलब होगा कि जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से पोटेंशियल आया, कंजर्वेटिव फोर्स, वो कंजर्वेटिव फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर है. सो नेगेटिव साइन का मतलब हुआ फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर. और जब कभी आपको अट्रैक्टिव कंजर्वेटिव फोर्स मिलेगा तो उसका पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव आएगा. अगर रिपल्सिव होता तो फिर पोटेंशियल पॉजिटिव आता. दूसरा मतलब ये भी कहने का है इसका कि आपने डिफाइन किया था ना इसको, वर्क डन पर यूनिट मास, तो जो वर्क डन है एक्सटर्नल एजेंसी का वो नेगेटिव आएगा. एक्सटर्नल एजेंसी वर्क नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है वो ग्रेविटी का है. आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने एक्सटर्नल फोर्स ऐसे दिखाया था और ग्रेविटी फोर्स ऐसे दिखाया था. तो ग्रेविटी, ये जो मास है ना, इसको पुल करेगा, और एक्सटर्नल फोर्स को ऐसा लगाना पड़ेगा सो दैट ये स्लो चले. दैट मीन्स इसको काउंटर करने के लिए. तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, देखो ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ है और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव. तो मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना हो तो आप ऐसा बोलोगे कि ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी होती है,
और जो कि नेगेटिव आएगा इसलिए नेगेटिव आया। और कॉन्सेप्चुअली बोलना होगा तो आप ऐसा बोलोगे कि सिंस ये कंजर्वेटिव फोर्स का पोटेंशियल है तो कंजर्वेटिव फोर्स का पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। सो अच्छा इस नोट पॉइंट को लिख सकते हो, पोटेंशियल ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ एन अट्रैक्टिव कंजर्वेटिव फोर्स, कि अट्रैक्टिव की हम लोग बात कर रहे हैं, ऑफ एन अट्रैक्टिव कंजर्वेटिव force is always negative, is negative। तो अट्रैक्टिव से नेगेटिव का मतलब है, रिपल्सिव से पॉजिटिव आएगा। तो कभी अगर ऐसा पूछता है तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे फ्रेम कर सकता है, पूछ सकता है कि लेट्स से ग्रेविटेशनल फोर्स वुड हैव बीन रिपल्सिव इन नेचर, तो उसका पोटेंशियल क्या होता। तो आप बोलोगे कि अगर रिपल्सिव रहा होता तो पोटेंशियल बनेगा प्लस जी एम अपॉन आर, और अट्रैक्टिव है इसलिए माइनस जी एम अपॉन आर है। तो नेगेटिव साइन इज अटैच्ड टू द अट्रैक्टिव नेचर। So finally what we settled is this, अगर आपके पास एक कोई पॉइंट मास है और उसका पोटेंशियल अपने को r डिस्टेंस पे निकालना है, तो इस r डिस्टेंस पे इसका पोटेंशियल कितना आएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी माइनस जी एम अपॉन आर। इससे पहले हम लोग काफी कुछ कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन इस पॉइंट पर फील्ड कितना आएगा, तो फील्ड वेक्टर होता है, सो फील्ड इज टूवर्ड द मास और फील्ड की वैल्यू आती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। दोनों फील्ड्स को अपने को याद रखना है, ये वेक्टर फील्ड है जिसकी अपनी डायरेक्शन है और ये स्केलर फील्ड है जिसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है। एंड यू विल फाइंड कि ये जो स्केलर फील्ड है ना, इसको यूज करना हमारे लिए आसान होगा। व्हाई? बिकॉज इसके पास डायरेक्शन होता नहीं है, तो अगर बहुत सारी वजह से निकालना होगा तो सभी को ऐड कर देंगे नंबर वाइज। ग्रेविटेशनल फील्ड को यूज करने में थोड़े से चैलेंजेस थे, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक E1 इधर आया, E2 इधर आया, तो अपने को क्या करना होता था, इनका वेक्टर सम लेना होता था, कंपोनेंट्स करना, फिर अंडर रूट स्क्वायर रूट करना, व्हाटएवर। पोटेंशियल में ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि पोटेंशियल कैसा है, स्केलर है। और फॉर्मूले में क्या डिफरेंस जा रहा है वो भी देख सकते हैं, फॉर्मूलाज ये 1/r स्क्वायर से जाता है और ये 1/r से जाता है। ये वेक्टर है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड लिखा गया है, तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है और डायरेक्शन अलग रहती है। और ये एक नंबर है तो इसके लिए साइन मैटर करता है, वो उसकी वैल्यू बताता है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव है। ओके, सो ये दोनों फील्ड्स अपने को याद रखनी है। अब हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल मासेस आएंगे, तो मल्टीपल मासेस की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, तो सबको हम ऐड अप कर देंगे। सो लेट्स से कि अगर आपसे ऐसा बोलता है कि अपने पास एक मास m1 है, देयर इज अनदर मास m2, देयर इज अनदर मास m3, और सभी को ज्वाइन करता हुआ एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आएगा। सो अगर P पॉइंट का अपने को पोटेंशियल लिखना है तो हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ 1 प्लस पोटेंशियल ऑफ 2 प्लस पोटेंशियल ऑफ 3। देन वी फाइंड इट्स गोइंग टू बी क्वाइट इजी, क्योंकि V1 की वैल्यू क्या आएगी, V1 की वैल्यू आएगी, इस बात पे डिपेंड करेगी R1 कितना है, सो दैट विल बिकम माइनस जी m1 by R1, दैट्स डन, कोई डायरेक्शन नहीं, प्लस V2 डायरेक्टली ऐड करना है, V2 के लिए अपने को ये R2 लगने वाला है, सो आप लिखोगे माइनस जी m2 डिवाइड बाई R2, दैट्स डन। और V3 के लिए अपने को ये R3 लगने वाला है, तो आपको R1 R2 R3 बताएगा एंड देन यू कैन फाइंड आउट कि क्या चल रहा है। तो टोटल पोटेंशियल इज सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल्स, और सभी के पोटेंशियल्स का ऐड अप करके अपना आंसर बता सकते हैं। और ये नेगेटिव रहेगा, सो माइनस का ख्याल रखेंगे, और बीच में एडिशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐड करते हैं, और सेम साइन के होंगे तो ऐड अप हो जाएंगे हर बार। ये पोटेंशियल हो गया, ये तो पोटेंशियल हो गया किसी पॉइंट्स की वजह से कैलकुलेट करना। अगर बॉडी आएगी जैसे कि स्फीयर आ गया, रॉड आ गया और व्हाटएवर, तो क्या करने वाले हैं तो अभी हम लोग समझेंगे। तो अगर आप यहाँ तक सेटल्ड हैं तो एक दो एग्जांपल, लाइट एग्जांपल्स मैं आपसे पूछता, देन आफ्टर वी विल बी कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस मास डिस्ट्रीब्यूशंस, जहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल।
सपोज कर लीजिए आपसे ऐसा बोलते हैं कि आपके पास एक ट्रायंगुलर फ्रेम है. Let me use a different color, maybe this, and it has a point mass m here, another point mass m here, and let's say this distance is L, this is also L, this is also L. So you got to know कि ये क्या है, equilateral frame है और एक point यहाँ पर लिया गया P point इस vertex पे, वहाँ पर mass नहीं है of course. क्वेश्चन आपसे बोलता है find number 1 gravitational potential at point P और vertex P. P point पर अपने को gravitational potential चाहिए. Draw the figure, try to find it out and let me know the answer if you can. ये डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज कराने की कोशिश है, इससे आपको फॉर्मूला याद करने में हेल्प होगी. माइनस 2gm/l. हाँ, वो कैपिटल जी लगाने का, राइट. So you'll find कि that's going to be quite simple. How is going to be simple? Let's think about. अभी जो हम लोगों ने लर्न किया है बस उसी का एप्लीकेशन जा रहा है. और आप ऐसा बोल सकते हो कि ये पॉइंट मास हमारा 1 है, ये पॉइंट मास हमारा 2 है, और पी पॉइंट पर निकालना है तो 1 की वजह से निकालना होगा, 2 की वजह से कैलकुलेट करना होगा. So potential at P point is going to be because of 1, because of 2. फिर जब आप 1 को वॉच कर रहे होगे तो केवल 1 को देखना है, that's all. That's going to be minus g the mass divided by the separation distance, that is L. सेकेंड लगाएंगे so that will be again the same value minus g m by L. दोनों को ऐड अप कर दोगे तो minus 2g m by L, that's answer. So gravitational potential किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करने के लिए अपने को पॉइंट मास का फॉर्मूला याद रखना होता है, एंड दैट फॉर्मूला इज दिस. और ये बहुत इजी फॉर्मूला है, याद भी रहेगा और सॉल्व भी हो जाएगा. अच्छी बात है. सपोज कर लीजिए बी पॉइंट पर आपसे ऐसा पूछता है कि बी पॉइंट में पूछता है लेट्स से फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसकी, वहां पर फील्ड की वैल्यू क्या आने वाली है. फील्ड हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, जस्ट टू रिवाइज यू पूछ लिया. सभी लोग ट्राई करें और उससे आपकी एरर्स पता चलेंगे. अगर आप करते हो सही आंसर आता है दैट विल बी परफेक्ट थिंग. एक √3g m/l बताया गया. तो यस, अपने को क्या करना है, डायरेक्शन का ख्याल रखना है. तो हम फर्स्ट की फील्ड इधर निकालेंगे, सेकंड की फील्ड इधर निकालेंगे क्योंकि ये वेक्टर है, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात चल रही है, और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे. आप बोलोगे ये हमारे लिए E1 है, ये हमारे लिए E2 है, दोनों के बीच का एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री है. एंड देन यू विल फाइंड कि E1 और E2 के मैग्नीट्यूड्स तो बराबर रहने वाले हैं. E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज आएगी gm/l². रिजल्टेंट के लिए फिर आप बोलोगे कि जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी या तो आप कंपोनेंट करो या फिर ये फॉर्मूला लगा दो, E1² प्लस E2² प्लस 2 टाइम्स E1 E2 cos थीटा यहाँ पर cos 60 गिरेगा. एंड देन यू विल सेटल की cos 60 हाफ होता है तो, और E1 E2 बराबर है तो ये E1 E2 कॉमन आ जाएगा, ये √3 टाइम्स
gm/l² बचेगा। ये मैग्नीट्यूड हो गया। गुड। फिर इसके बाद डायरेक्शन के बारे में अगर आपको बात करनी है, देन यू से कि एंगल बाइसेक्टर पर आएगा, सिमेट्रिकल लाइन पर आएगा, तो रिजल्टेंट फील्ड इधर आएगी और वो अपना ई बन जाएगा, -j। परफेक्ट। सो डायरेक्शन हम -j दे देंगे और मैग्नीट्यूड यहाँ से दे देंगे। सो ये दोनों एक साथ कराने का पर्पज ये है कि अपने को याद रखना है कि ये वेक्टर है, तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनके बाद उसका रिजल्टेंट कैसे आता है, ऑफ कोर्स यू नो, बट स्टिल। एंड ये स्केलर नंबर्स हैं, सो वी शुड नॉट मिक्स। ऐसा नहीं करेंगे कि e1 प्लस e2 बोल करके आंसर देंगे, दैट विल बिकम रॉन्ग। और ऐसा भी नहीं करेंगे यहाँ पर √v1² v2² प्लस 2v1 v2 कॉस करें, वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि इनके अपने डेफिनेशंस अलग हैं, दे आर स्केलर एंड वेक्टर रिस्पेक्टिवली, राइट। गुड। सो इस तरह से हम पोटेंशियल और पोटेंशियल फील्ड, सॉरी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड में जो डिफरेंस है उसको रिटेन करते हैं। कई बार वो आपसे पूछता है कि क्या चल रहा है, तो आप उसका आंसर करते हो। कई बार दोनों को एक साथ पूछता है, जैसे कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में दिखा है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में, और आप उसका आंसर दे सकते हो। अब इट्स ऐसा बोलेगा अपने पास ये स्क्वायर है और इसके स्क्वायर के कॉर्नर्स पे मास रखे हुए हैं, सभी आइडेंटिकल मासेस रखे हुए हैं, इसका सेंटर पॉइंट का नाम O है, और O पॉइंट पर आपसे पूछना चाहता है, आपसे बोलेगा एट पॉइंट O व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो ऑप्शन देगा ABCD करके। पॉपुलर क्वेश्चंस में से कई सारे एग्जाम में आते हैं। बेसिक यू नो दी स्पीड्स प्रॉपर्ली और नॉट। सो ऐसा बोलेगा कि E की वैल्यू 0 आएगी, V की वैल्यू 0 आएगी। ऐसा बोलेगा कि E की वैल्यू 0 नहीं आएगी, लेकिन V की वैल्यू 0 आएगी। फिर आपसे बोलेगा कि E की वैल्यू 0 नहीं आएगी और V की वैल्यू भी 0 नहीं आएगी। एंड देन बोलेगा कि E की वैल्यू 0 आएगी, V की वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो O पॉइंट पर इस मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से दो फील्ड्स किस तरह से बिहेव करने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में उसका इंटेंशन क्या होता है, अगर वो कैच करना चाहो, इंटेंशन इज नॉट टू कैलकुलेट बट टू रियलाइज, क्योंकि वो न्यूमेरिकल वैल्यूज आपसे नहीं पूछ रहे और आपसे आइडियाज के बारे में बात कर रहे हैं। सो यू विल फाइंड कि ओके, सिंस वी हैव टॉक्ड अबाउट कि फील्ड 0 हो जाता है, इसका फील्ड उसका फील्ड, अगर फील्ड को आप ड्रॉ करेंगे, हम लोग ऑलरेडी इनके बारे में बात कर चुके हैं। सो आप बोलोगे कि इसका फील्ड इधर आएगा, दिस विल बी हैविंग फील्ड इन दिस डायरेक्शन, दिस विल बी हैविंग फील्ड इन दिस डायरेक्शन, दिस विल बी हैविंग फील्ड इन डायरेक्शन, सिमेट्रिकल है, फील्ड विल कैंसिल आउट टू 0, देन यू विल से कि ग्रेविटेशनल फील्ड विल बिकम 0। और पोटेंशियल के बारे में बात करोगे, सो पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं आएगी, बल्कि वो एड अप कर जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ सिंगल हो जाएगी। पोटेंशियल की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ सिंगल हो जाएगी, क्योंकि वो सभी माइनस माइनस करके आएंगे, एड अप कर जाएंगे। तो पोटेंशियल विल बी नॉन जीरो, फील्ड विल बी 0, ऐसा कोई ऑप्शन आएगा उसको मार्क कर देंगे। सो लास्ट ऑप्शन अपने को परफेक्ट नजर आ रहा है। एक सिंपल सिंपल केस में ओरिएंटेशन दिखाया गया। ऐसा भी हो सकता है कि लाइक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखाया आपको, बट स्टिल अपना आइडिया वही चलेगा। फील्ड वेक्टर है, ये स्केलर है। आप पाओगे पोटेंशियल 0 होगा ही नहीं, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पोटेंशियल 0 हो ही नहीं सकता है, पोटेंशियल 0 केवल इन्फिनिटी पर होगा। और मास हमेशा पॉजिटिव होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव रहेगा। सो पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। पोटेंशियल तभी 0 होगा जब वो इनफाइनाइट पे चला जाएगा, और इनफाइनाइट को छोड़ करके वो नॉन जीरो रहता है। फील्ड की वैल्यू 0 होती है, वो वेक्टर है, कहीं भी 0 हो सकता है। Good. So you got to know the potential of a point mass. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अगर आप रिलेट कर पाते हो तो हम लोग अगला पॉइंट को समझ लेंगे। सपोज कर लीजिए किसी बॉडी की वजह से पोटेंशियल अपने को निकालना है। लेट्स से ये बॉडी है, इसकी वजह से पोटेंशियल अपने को निकालना है। अभी तक पॉइंट मास से कैलकुलेट किया था। अब आइडिया कंसीडर करते हैं, एक आइडिया कि इस पी पॉइंट पे अपने को पोटेंशियल लगेगा इस बॉडी की वजह से, इसका मास है ना। तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है
कि जो यहाँ पर यूज किया गया ये वाला, आप इस पॉइंट मास को अगर बॉडी भी बनाते हो तो अपने को फील्ड लगेगी। अब ये डिपेंडिंग ऑन द बॉडी, जरूरी नहीं कि फील्ड की डायरेक्शन इधर आए, फील्ड की डायरेक्शन इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, तो ई डॉट डी आर में अपना थीटा वीटा भी आएगा। तो चैलेंजेस आ सकते हैं बॉडी के देखते हुए, बट यस ये फॉर्मूला ट्रू रहेगा। तो कई बार ये फॉर्मूला यूज करना हमारे लिए चैलेंजिंग होता है, तो हम लोग एक दूसरा फॉर्मूला भी डिजाइन कर सकते हैं। एंड द दूसरा फॉर्मूला इज कि हम एक छोटा सा पार्टिकल यहाँ पर लेंगे, छोटा सा पार्टिकल, उसका नाम डीएम रखेंगे, और इस डीएम की वजह से इस पॉइंट की डिस्टेंस को पता कर लेंगे, ये आर हो जाएगा। तो इस डीएम की वजह से आपका कितना पोटेंशियल आएगा उसको हम लिख सकते हैं, एंड वी कैन राइट कि वो छोटा सा मास की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो छोटा सा आएगा, उसकी वैल्यू आएगी माइनस जी डीएम डिवाइड बाई आर। और सिंस हमको पता है कि पोटेंशियल स्केलर है, सभी को एडअप करना होता है, कोई डायरेक्शन का इशू नहीं है, तो पोटेंशियल अगर हमको किसी बॉडी की वजह से निकालना है तो हम डीवी को इंटीग्रेट कर लेंगे। और आप पाओगे कि डीवी को इंटीग्रेट करना बहुत केसेस में बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है, ना तो वेक्टर है ना ही डायरेक्शंस का इशू है, तो ये ऐसा आएगा। फर्दर मोर यू विल रियलाइज कि जी तो कांस्टेंट रहने वाला, वो भी कॉमन आ जाएगा, तो ये माइनस जी बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन डीएम बाई आर करना पड़ेगा। और अगर आप डीएम बाई आर परफॉर्म कर पाते हैं तो अपने को पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर निकल के आ जाएगा किसी भी बॉडी की वजह से। तो हम इसको ज्यादा आप फॉलो करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये इजी करेगा। दूसरा भी हमारे पास है ई डॉट डी आर वाला केस, तो उसमें ई डी आर एंड ऑल दैट लगता है, दोनों से अपने को आंसर मिलेगा और ये क्विक हो जाएगा। So this is how we can calculate the potential of any point, potential at any point because of any mass, whether it's a line mass or whatever. तो इस फॉर्मूले को भी आप कॉपी कर लो, फिर इसके बाद इसका यूज करते हैं। आपने लिखा है कैन वी डिफाइन पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑन पेरिफेरी ऑफ स्फेरिकल शेल वेयर द फील्ड इज अनडिफाइंड। या वी विल सी कि पोटेंशियल हम डिफाइन कर पाते हैं या नहीं और कितना होता है। सो अब अभी उसको समझने वाले हो। सो ये अगर पॉइंट आपको समझता है तो हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। So let's say put an example, और ये फॉर्मूला भी है अपने लिए, तो ऐसा फॉर्मूला इसको लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द, और ड्यू टू लिखते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। लेट्स अपने पास एक यूनिफॉर्म रिंग है और उसका मास अपने को पता है कि रेडियस आ रहा है, उसका पोटेंशियल कितना आएगा उसकी वजह से वो अपने को पता करना है। देन यू विल बी वरिंग कि कहाँ पर पता करना है ये पता करो। तो कुछ ऑब्वियस पॉइंट्स हमारे पास होते हैं। तो पहला पॉइंट है लेट्स से एट द सेंटर। अगर अपने को सेंटर पे पता करना ओ पॉइंट पर, ये मास m है, इसकी रेडियस r है और अपने को सेंटर पे पोटेंशियल लगेगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो अभी जस्ट डिजाइन किया है। हम उस बॉडी पे एक कहीं डीएम लेंगे, लेट्स से यहाँ पे डीएम लिया छोटा सा, उसकी ये डिस्टेंस पकड़ेंगे जो कि सेंटर पे जाएगी, r हो जाएगी, और हम बोलेंगे कि पोटेंशियल की वैल्यू आएगी माइनस इंटीग्रेशन जी डीएम बाई आर। एंड देन यूल फाइंड कि जब ये मास आपका मूव करेगा अलग अलग लोकेशन में तो आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर आएगी, क्योंकि सेंटर पे अपने को जाना था। तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस इंटीग्रेशन जी डीएम बाई कैपिटल आर। कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेंगे तो ये बनेगा माइनस जी डिवाइड बाई कैपिटल आर डीएम। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम की वैल्यू टोटल मास बन जाएगी, तो ये बनेगा माइनस capital G m by capital R. So this will become the formula for potential at the center. Potential at the center. So it's simple, just like
माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। और वैसे भी हम लोग उसको रिलेट कर सकते हैं कि जो मास है ना, सारा का सारा मास ओ पॉइंट से एक ही डिस्टेंस पर है। तो जब सारा का सारा पॉइंट मास, सारा का सारा मास उस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे रहेगा तो आर कांस्टेंट हो जाएगा, आर बाहर निकल आएगा, तो इंटीग्रेशन डीएम करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बनेगा माइनस जी एम बाई आर। ये हम लोगों ने यूनिफॉर्म वर्ड के लिए यूज किया है। अब आपसे ऐसा पूछ सकता है कि सपोज कर लीजिए रिंग नॉन यूनिफॉर्म होता, इन केस द रिंग वुड हैव बीन नॉन यूनिफॉर्म, तो सेंटर पे फील्ड जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू सेम आएगी या फिर डिफरेंट आएगी? कैन यू थिंक अबाउट इट? अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो सेंटर पर पोटेंशियल का फॉर्मूला यही रहेगा, सेम रहेगा, या फिर डिफरेंट आएगा? इफ mass is non-uniform, then V at center. Now you see कि V निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन dm लगा और m के साथ कुछ और नहीं आया, तो मास चाहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, dm का मतलब टोटल m आने वाला है, तब भी पोटेंशियल एट सेंटर विल बी सेम, that is V is equal to माइनस जी एम बाई आर। अगर आप इसको फील या रियलाइज या विजुलाइज करने की कोशिश करो, देन यू विल फाइंड दिस ओके, अगर ये सारा का सारा मास हट करके यहीं डीएम के पास आ जाता, रिंग से हट करके डीएम के पास ही रहता, तब भी हमारा आंसर माइनस जी एम बाई आर आता है, या फिर थोड़ा इधर थोड़ा उधर कहीं भी रहता तो सबका एडिशन हमारा माइनस जी एम बाई आर आने वाला है। तो मास अगर यूनिफॉर्म हो तब भी आएगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा देन आल्सो इट विल बी सेम वैल्यू। कई बार वो ऐसे स्टेटमेंट डाल देगा कि लाइक रिंग है, एक यूनिफॉर्म थी एक नॉन यूनिफॉर्म थी, दोनों के मास बराबर थे, एंड सेंटर पर एक का पोटेंशियल V1 आया, दूसरे का पोटेंशियल V2 आया, तो बताइए क्या चल रहा है? तो हम बोलेंगे V1 V2 बराबर आने वाले हैं, या फिर जिसका मास ज्यादा आएगा उसका पोटेंशियल ज्यादा आएगा, वो बता सकते हैं। मैग्नीट्यूड पोटेंशियल को कैसे बोलेंगे? कम बोलेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव है, जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा नेगेटिव आ जाएगा, तो वो कम हो जाएगा, और इस वैल्यू से पता कर सकते हैं। तो सेंटर अपने को इजिली जमता है यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म केस के लिए। अगेन इसका दूसरा वर्जन आएगा और ये ऑफरिंग, तो हम रिंग के एक्सिस का पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, देन यू विल फाइंड कि उसके लिए भी हम लोग सिमिलर टाइप के आइडियाज यूज कर रहे होंगे। यहाँ से सेंटर वाली लाइन जाती है और ये एक्सिस पे पता चल गया तो सेंटर वाला उस पर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, जिससे कि मस करेंगे रेडियस आ रहा है और ये पॉइंट पी हम लोगों ने चूज किया है जो कि एक्स डिस्टेंस पर है सेंटर से, और यहाँ पे अपने को पोटेंशियल लगने वाला है। सो अगेन यू विल टेक अ स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट, और उस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से आप चाहोगे कि हम इसकी फील्ड को उस पॉइंट पोटेंशियल को कैलकुलेट करें उस पॉइंट पर, और जो पोटेंशियल है लेट्स से ये डिस्टेंस आर है, सो यू विल फाइंड कि जो डीवी आएगा या फिर जो वी आएगा, अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो इंटीग्रेशन माइनस जी टी एम बाई आर हो जाएगा, एंड देन यू विल फाइंड कि माइनस जी बाई आर बाहर निकाला जा सकता है, इंटीग्रेशन डी एम हो जाएगा। यहाँ पर हम आर को बाहर ले सकते हैं, वाई? बिकॉज आर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, वाई? बिकॉज आर की जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगी या एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगी, तो आर भी कांस्टेंट रहेगा जैसे ये पॉइंट्स बदलेंगे। तो ये भी अपना वही फॉर्मूला बन गया माइनस जी एम बाई आर। अगर आप आर को चाहो तो एक्स के टर्म में लिख सकते हो, सो यू विल बी राइटिंग v इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। So that will be the formula for the potential on the axis of a ring. इसमें x को 0 डालोगे तो अपने को सेंटर वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, यू कैन चेक इट।
x को 0 पे डालने से सेंटर वाला फॉर्मूला मिलता है, तो बन जाएगा -gm/कैपिटल R। तो यूल फाइंड की पोटेंशियल कैलकुलेट करना स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से कई बार काफी इजी जाता है। इस केस में भी अगर ये नॉन यूनिफॉर्म आएगा तब भी हमारा वही आंसर आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डीएम टोटल एम होता है। नॉन यूनिफॉर्म का डिफरेंस कब आता है? जब यहाँ पे डीएम के साथ कोई और क्वांटिटी रहे तो वो उसको चेंज कर देता है, अदरवाइज वो रहता है। होपफुली आर गेटिंग इट। एंड अगर आपसे बोलता है कि इसकी एक्सिस पर पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? फील्ड, आपको याद हम लोगों ने फील्ड निकाला था, फील्ड को मैक्सिमम किया था, r/√2 पर है, दैट ऑल दैट। अगर आपसे पूछता है कि ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग वेयर द पोटेंशियल इज मैक्स, so we can find option आएगा center। okay. So we need to be a bit careful. We need to be maximum potential अपने को चाहिए dv/dx को 0 करके चेक कर सकते हो, लेकिन ये बहुत सिंपल है। आप देखो कि x की वैल्यू अगर आप चेंज करोगे तो v पे क्या असर पड़ेगा, डायरेक्टली चेक कर सकते हो। फील्ड का इंटीग्रेट इसलिए करना पड़ा था, डिफरेंशिएट करना पड़ा था, क्योंकि ऊपर भी x था, नीचे भी x था। इसमें केवल नीचे x है, तो हम चेक कर सकते हैं। तो आपका जो कंफ्यूजन है वो सेंटर और इन्फिनिटी पे है। गुड। सो आप पाओगे कि अगर हम x को 0 करते हैं, अगर आप केवल इस नंबर को देखो, इतने नंबर को, मैग्नीट्यूड को, तो अगर हम x को कम करेंगे तो ये जो नंबर है वो बढ़ेगा, और x को 0 करेंगे तो ये मैक्स आएगा, वो नंबर क्वांटिटी जो पॉजिटिव वाली है। सो gm/r is the max value, -gm/r is going to be the least value, और सिंस ये नेगेटिव है तो जितना ज्यादा ये नंबर आएगा उतना ये ज्यादा नेगेटिव होगा, दैट मींस उतना ज्यादा ये छोटा होगा। तो यू विल फाइंड कि जो मैक्स वैल्यू आएगी वो कम नेगेटिव या 0 की तरफ जाएगा, राइट? और 0 इज गोइंग टू बी द मैक्स वैल्यू, और 0 अपने को कहां पर मिलेगा? इन्फिनिटी पे मिलेगा। सो 0 की जो हमको v की वैल्यू 0 मिलेगी वो इन्फिनिटी पर मिलेगी, एंड दैट्स मैक्सिमम। आपसे पूछता है लीस्ट वैल्यू कहां पर होगी, तो लीस्ट वैल्यू इसकी सेंटर पर आएगी। तो सेंटर पर अगर ऐसा आपसे पूछता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड वैल्यू, मॉड ऑफ v की मैक्स कहां पर होगी, तो हम बोलेंगे सेंटर पर होगा। v मैक्स कितना होगा? v मैक्स विल बी इन्फिनिटी पर होगा, 0 आएगा। कि v एक स्केलर नंबर है, इसलिए नंबर, तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव होना हमको सबको रिस्पेक्ट करके चलना है। जब किसी वेक्टर के बारे में पूछता है तो हम मैग्नीट्यूड को चेक करते हैं, और मैग्नीट्यूड के बेसिस पे बताते हैं, मॉड वैल्यू के बेसिस बताते हैं। स्केलर क्वांटिटी को जैसा है उसी के टर्म में बताते हैं। तो हम लोग अपना आंसर देंगे कि v की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 0 आएगी और वो इन्फिनिटी पर आएगी। v की लीस्ट वैल्यू सेंटर पर होगी और -gm/r के बराबर होगी। तो इट्स लाइक कि इन्फिनिटी से ये इधर डिक्रीज होता रहता है और लीस्ट वैल्यू अपने को सेंटर पे मिलती है। फिर आप अगर इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तो इंक्रीज करेगा और 0 की तरफ पहुंच जाएगा। दोनों तरफ बराबर चल रहा होता है, आई मीन सिमेट्रिकल चल रहा होता है, जैसा लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसके बाद वी विल बी वाइंडिंग इट अप। एग्जांपल। सो ये बेसिकली रिजल्ट थे, तो एक ये रिजल्ट अपने को याद रखना है और ये एक रिजल्ट याद रखना है, सेंटर पे क्या होता है, और ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के लिए सेम जा रहा है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म ना भी लिखते तब भी चलता, और वो हाईलाइट भी कर दिया मैंने कि नॉन यूनिफॉर्म आएगा तो ख्याल रखना है उसका। कपल ऑफ ईयर बैक ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। क्वेश्चन थोड़ा सा और भी था, मैं उसका एक पार्ट कैलकुलेट करने के लिए आपसे बोलता हूँ, क्योंकि उसमें पोटेंशियल का भी यूज था। उसने बोला कि अपने पास ये एक रिंग है और एक ये रिंग है, फिर से both are of same radii. Let's consider for simplicity कि उनके मास भी बराबर है। तो इसका मास m है, इसकी रेडियस r है, m, r,
दिस इज आल्सो m कॉमा r, और इनके बीच का जो ये गैप है वो x है। लेट्स से x की वैल्यू सिंपलिसिटी के लिए √3r दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम 1 है और इस पॉइंट का नाम 2 है, और आपसे पूछता है फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट 1। बी केयरफुल एंड ट्राई टू कैलकुलेट। 1 पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आएगा ये अपने को पता करना है। Because of this mass distribution which has two rings on the same axis, सभी लोग ट्राई करें and I'm hopeful you will get answer correct, all of you. एक आंसर -3 gm/2r बताया गया। Okay, let's wait a bit more. -3 gm/2r is being confirmed. Maybe repeated. Okay, well, good to know. All of you are giving the same answer, so it has to be correct then. Must be rather. Okay, so let's check. आइडिया अपना वही है, सारे मास की वजह से पोटेंशियल्स कैलकुलेट करने होंगे। अपने पास दो मास हैं, तो बोलोगे पोटेंशियल एट वन पॉइंट इज गोइंग टू बी ड्यू टू 1 ड्यू टू 2। सो पोटेंशियल एट वन पॉइंट इज गोइंग टू बी इस रिंग की वजह से और इस रिंग की वजह से, दोनों का सम करना पड़ेगा। सो फर्स्ट की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, तो फर्स्ट की वजह से आप देखोगे उसका सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है वी नो, इट्स लाइक माइनस g the mass divided by radius। सो फर्स्ट रिंग की वजह से 1 पॉइंट का पोटेंशियल -gm/r होता है। दैट्स फॉर्मूला ऑफ सेंटर वाला पॉइंट, एंड वी जस्ट प्रूव्ड इट, प्रूफ किया और इसको याद भी रखेंगे। प्लस अब अपने को दूसरे वाले रिंग की वजह से भी 1 पॉइंट पे लगेगा, तो अभी आपने देखा उसके लिए अपने को ये डिस्टेंस लगती है, तो उसका फॉर्मूला आएगा -g, सेम मास बोला गया है इसलिए वो m लिखा जाएगा डिवाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला था √x² + r²। बस हो गया। सो ये दो टर्म्स लिखने थे। सो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल पूछेगा, सो अपने को सभी मास को वॉच करना है और उस पॉइंट को वॉच करना है। हर एक मास के करस्पॉन्डिंग वो क्या पोटेंशियल आ रहा है वो अपने को पता करना है, फिर उसको एड अप कर देना है। एज सिंपल एज एनीथिंग। देन यू फाइंड कि इसकी जो वैल्यू आने वाली है इज गोइंग टू बी -gm/r एंड दिस आल्सो गोइंग टू बी -gm डिवाइडेड बाई x की वैल्यू प्लेस कर देंगे √3r, उसके स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 3r² प्लस r², दैट्स 4r²। अंडर रूट से बाहर निकालोगे देन यू नो कि क्या होता है, -gm/r -gm ये 2r बन के बाहर आएगा। देन यू मल्टीप्लाई इट बाई अप साइड एंड डाउन साइड बाई 2, so you'll find कि it's turn out to be -3gm divided by twice r. Perfect. So that become our potential at the point 1. तो 1 पॉइंट का पोटेंशियल -3gm/2r के बराबर आता है। परफेक्ट। सो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं उसकी एक्सिस पर। 1 पॉइंट पर पूछेगा 1 पे बताएंगे, 2 पर अगर पूछता है तो क्या सेम आंसर आ जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो 2 पर भी सेम आ जाएगा। बीच में कहीं पूछता है तो वो भी बता सकते हैं, और किसी भी पॉइंट पर बता सकते हैं। गुड। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो लर्न किया वो पर्टिकुलरली पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में इस पोटेंशियल को और भी एक्सप्लेन किया जाएगा, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। देन आफ्टर प्लानेटरी मोशन पर आएंगे। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ लीजिए, अदरवाइज वी हैव डन फॉर द डे।
ओके, इफ कैन एक लास्ट पॉइंट मुझे पूछना था, ये जो आईपैड से मैं आपको पढ़ा था स्क्रीन पर शेयर करके, इज दैट ओके, और यू वांट टू गो इन बोर्ड और बोर्ड पे पढ़ाना, वो भी एक ऑप्शन है अपने पास, और which one you are going to prefer? Bold. Screen is okay. Bold. iPad. This is okay. iPad. Okay, सभी लोग अपना ओपिनियन दे दो, then we can think of कि क्या सही रहेगा. दोनों के अपने पॉजिटिव्स हैं, ऑफ कोर्स, नेगेटिव्स भी. हाँ, पोल लेने के बाद सही कहा था आपने. चलेगा, ऐसे भी एक आइडिया मिल जाएगा. और हाँ, रिपीटेडली लिखने से काम नहीं चलेगा, एक बार में ही समझ में आता है. चलेगा. ओके, सो विल डिसाइड ऑन दैट. अभी फिलहाल ये चल रहा है. कपल ऑफ डेज के बाद अगर आपको लगता है देन वी कैन थिंक ऑफ. मैं ये नोट्स आपको शेयर कर देता हूँ, आप उसको रिवाइज कर लीजिए. रिवाइज करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम उसको आगे बढ़ाएंगे. ओके, थैंक यू गाइस.